हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता का काल यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो करा चुके हैं। साथ ही हम आपको करा चुके हैं आपका वैदिक काल। वैदिक काल के बाद अब हम जो आपको अगला टॉपिक कवर करा रहे हैं वो है आपका महाजनपद का काल। जी हाँ, 16 महाजनपद के काल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हमने आपको प्रारंभ किया था कि इस जो 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली जो महाजनपद था जिसका नाम था मगध साम्राज्य या फिर मगध महाजनपद, इसके बारे में हम ये बता रहे हैं आपको कि प्रमुख 7 शासकों ने इसके ऊपर हमारा क्या करा है, शासन किया है। सॉरी, शासक नहीं, आप इसको वंश कहिएगा, क्योंकि प्रमुख रूप से 7 वंशों का हमारा शासन रहा है मगध साम्राज्य के ऊपर। मैं मगध के ही बारे में क्यों कह रहा हूं, अन्य साम्राज्यों के बारे में क्यों नहीं कह रहा या अन्य महाजनपद के बारे में क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मगध इतना बड़ा साम्राज्य था, उसने 16 के 16 महाजनपद को कंट्रोल किया हुआ था, बाकी 15 महाजनपद को कंट्रोल किया हुआ था। तो ये हमारा क्या है, महाजनपद का काल चल रहा है जिसमें हम आपको मगध साम्राज्य के बारे में करा रहे हैं। अभी तक हम आपको पहला वंश करा चुके हैं कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना थी वो बिंबिसार ने करी। 544 ईस्वी में इसकी हमारा बिंबिसार ने स्थापना करी, जिनका जो वंश था क्या कहा गया उसको, हर्यक वंश। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी जो कि 544 ईस्वी से बीसी से लेके हमारा माना जाता है 412 बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व तक। तो हमारा बिंबिसार ने क्या करा, मगध साम्राज्य की स्थापना करी और अपनी राजधानी किसको बसाया, अपनी राजधानी उन्होंने राजगीर या फिर राजगृह को बनाया, जो कि बिहार के क्षेत्र में हमारी वर्तमान समय में है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने करी, बिंबिसार ने। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है अजातशत्रु। और अजातशत्रु की भूमिका इसलिए मानी जाती है क्योंकि इन्होंने वैशाली को जीत लिया था, जो कि बिंबिसार जीत नहीं पाए थे। साथ ही इन्होंने राजगीर की किलेबंदी करवा दी, सुरक्षा की। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद इनके पुत्र आए थे उदयन, और उदयन ने हमने बताया था कि राजगीर से राजधानी को शिफ्ट करके कहां कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। पाटलिपुत्र को वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसके बाद इनका एक पुत्र आया था, जो शासक था, नाम था इनका नागदशक। इसी नागदशक का एक सेनापति था, क्योंकि जो नागदशक था वो थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भोग विलासी प्रवृत्ति मतलब दारू पीने वाला, मदिरा पान करने वाला, नचनियाओं का नाच देखने वाला ऐसा व्यक्ति था। धुत पड़ा रहता था, साम्राज्य का कोई इसको ख्याल नहीं था, इसीलिए सारा का सारा काम संभालता था इसका सेनापति जिसका नाम था शिशुनाग। और इसी शिशुनाग ने हमारे नागदशक की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सत्ता कायम करी अपनी, और उसके बाद इसी शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम है हमारा क्या, शिशुनाग वंश। तो आई होप आपको पहला वंश समझ में आया होगा, हर्यक वंश। पहला वंश हमारा कौन सा था, हर्यक वंश। हर्यक वंश था हमारा पहला, ठीक है ना। क्या नाम है, पहला हमारा हर्यक वंश था और दूसरा हमारा है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को हम मानते हैं 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रखा है, और इसी ने हमारा क्या करा, अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। तो ध्यान रखिएगा, पहले बिंबिसार ने क्या बनाई अपनी राजधानी, राजगीर, लेकिन बाद में जाके उदयन ने राजधानी को चेंज किया, शिफ्ट किया, पाटलिपुत्र किया, और इसके बाद पाटलिपुत्र से राजधानी बदली गई, वैशाली को राजधानी बनाया गया। किसने बनाया, वो हमारा शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद फिर उसका पुत्र आता है जिसका नाम था कालाशोक। और कालाशोक की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है ये कि इसके समय में बौद्ध संगति हुई, लेकिन द्वितीय, जी हाँ, सेकंड बौद्ध संगति हमारी इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि बौद्ध संगति जो प्रथम थी, प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाई या किसके शासनकाल में हुई, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दूसरी बौद्ध संगति हमारी वैशाली के अंतर्गत हुई कालाशोक के शासनकाल में। इस कालाशोक का जो अन्य नाम है ये क्या है हमारा, काकवर्ण। इसको काकवर्ण भी कहते हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा जिक्र मिलता है, तो इसके कारण इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। 22 वर्षों तक शासन करने के बाद इसका जो अंतिम
जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था हमारा क्या, नंदीवर्मन। तो नंदीवर्मन ऐसा मानते हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और इसका सेनापति ये भी थोड़ा सा भोगविलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसीलिए इसने पूरे के पूरे काम को संभालने के लिए एक सेनापति रखा जिसका नाम था क्या, महापदनंद। तो कहते हैं ना कि जब धोखा दिया है तो धोखा ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार से इनके पूर्वजों ने किसको, हर्यक वंश के शासक को मारकर, नागदश को मारकर सत्ता प्राप्त करी थी, वैसे ही अब नंदीवर्मन को मारा किसने, महापदनंदम ने। ठीक है ना, तो हमारा ध्यान रखिएगा, महापदम नंद ने इनकी हत्या करी और फाइनली एक नए वंश की स्थापना करी जिसको हमारा तीसरे वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम हमारा क्या है, नंद वंश। जी हां, तो नंद वंश की स्थापना हमारी मानी जाती है 344 बीसी से लेके 322 बीसी तक का काल हमारा नंद वंश का माना जाता है। और इसका जो नंद का पिता था, वो एक नाई था। नाई मतलब शूद्र जाति का, इसीलिए ऐसा बताते हैं कि कभी भी नंद को या फिर नंद वंश को वो जो महत्व मिलना चाहिए था लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, वो महत्व कभी नहीं मिला, क्योंकि शूद्रों को उस समय बहुत ही निम्न माना जाता था। भले फिर वो राजा बन गया तब भी उसकी उतनी इज्जत नहीं की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका पिता क्या था, एक नाई था जो कि एक शूद्र था। और ऐसा बताते हैं इसके पिता के संबंध किसके साथ, कालाशोक की पत्नी के साथ थे। किसके साथ, कालाशोक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे इसके। और फिर इसीलिए ऐसा बताते हैं कि इस वंश को इतना महत्व नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया उसके पिता नाई थे या शूद्र थे। इसके समय में ही एक आचार्य हुए हैं। जी हां, नंद वंश में एक आचार्य थे जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनको चाणक्य या फिर आपका कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वो हमारा इन्हीं के दरबार में एक तरीके से पुरोहित या फिर एक तरीके से आचार्य का या शिक्षक के रूप में विद्वान थे। ऐसा मानते हैं कि इनके समय की सेना, अब सेना देखिएगा, इन्होंने कई सारे साम्राज्यों पे हमला किया और उसको जीता भी। इसके कारण क्या थे, तो इनके समय में ऐसा बताते हैं कि सबसे विशाल सेना इनके पास थी, जिसमें 2 लाख तो पैदल सैनिक थे और 20,000 घुड़सवार वाले सैनिक थे, साथ ही 2,000 रथ और 3,000 हाथी वाले सेना इनके पास थी। अब अंदाजा लगाइए कि जब इतनी बड़ी सेना है तो आप समझ रहे हो ये किसी को भी हरा सकता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इसने कलिंग के ऊपर, किसके ऊपर, कलिंग, जिसको वर्तमान समय उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया और उड़ीसा को जीता। और बाद में उड़ीसा का निर्माण भी कार्य इसी ने किया। ऐसा क्यों कर रहा था ये, ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उड़ीसा के अंदर जंगल बहुत हैं, तो वहां से लकड़ी प्राप्त हो सके, साथ ही वहां पर हाथी भी बहुत हैं, और हाथी मिल गए तो इसकी सेना और भी मजबूत हो जाएगी, इसीलिए इसने किया। तो हमारा जो क्या है, जो नंद वंश है, उनके संस्थापक को हमारा महापद नंद भी कहा जाता है, उनको महापद नंद भी कहा जाता है। इनके 8 पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। और जिनका अंतिम शासक और सबसे शक्तिशाली शासक जो माना जाता है इनके शासनकाल में, माना जाता है वो क्या थे, हमारे घनानंद थे। घनानंद अंतिम शासक था और इसी के समय में सिकंदर भी भारत आया था। तो ये सिकंदर के समकालीन किसको माना जाता है, हमारा घनानंद को माना जाता है। इसके शासनकाल में 326 ईस्वी ने सिकंदर ने भारत के पश्चिमी सिरे पर, यानी कि पाकिस्तान वाले या अफगानिस्तान वाले एरिया में आक्रमण किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। ठीक है ना। और इसके बाद आपको पता है कि घनानंद बहुत ही क्रूर और निरंकुश शासक था, बहुत कट्टरवादी था ये। और साथ ही इसके ऊपर इतनी शक्तियां इसने केंद्रीकरण कर लिया था शक्तियों का, कि इसकी शक्तियों को कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था। आगे देखिए, इसने कलिंग को जीत लिया और इसका निर्माण कार्य भी किया था। इसने चाणक्य का अपमान कर दिया और दरबार से निकाल दिया। ध्यान रखिएगा, जो चाणक्य, शिक्षक का अपमान और सम्मान से कितनी चीजें बदल सकती हैं, आप देख लीजिएगा। घनानंद ने शिक्षक का अपमान किया, अध्यापक का अपमान कर दिया चाणक्य का, और निकाल दिया, बर्बाद हो गया वो। लेकिन उसी शिक्षक का सम्मान किया, बातें मानी, आज्ञा मानी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इतने विशाल साम्राज्य का महाराजा बना दिया। समझ रहे हो आप। तो आगे देखिए जरा फास्ट। तो चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक वीर योद्धा के रूप में तैयार किया और मगध पर आक्रमण करके घनानंद को मार दिया और मौर्य वंश की स्थापना करी। तो ध्यान रखिएगा, पहला वंश हमारा हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद फिर हमारा शिशुनाग वंश आया, और शिशुनाग वंश के बाद तीसरा वंश आया हमारा कौन सा,
हमारा नंद वंश। और नंद वंश में अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त ने किसकी स्थापना करी? मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की। तो चौथा शासन हम पढ़ेंगे आपका मौर्य वंश। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इससे पहले वीडियो को खत्म किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझ लेने चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपके काम आएंगे। आने वाली वीडियोस आपको परफेक्टली समझ में आएंगी। जैसे कि सबसे पहले विदेशियों में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों में कौन था? तो ईरानी थे। सबसे पहले ईरानियों ने भारत पे आक्रमण किया और ईरानियों ने, ध्यान रखिएगा, गांधार मतलब वर्तमान समय का जो काबुल है, और आपका कंबोज जो कि वर्तमान समय का क्या है? अफगानिस्तान है। ईरानियों ने कंबोज और आपका गांधार पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ ऐसा बताते हैं कि यूनान में एक राजा था जिसका नाम क्या था उस समय पर? फिलिप। यूनान में उस समय पर एक फिलिप नाम का राजा था जिसका पुत्र था सिकंदर। इसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं, सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। इसी सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना। ऐसा बताते हैं कि रुखसाना बहुत खूबसूरत थी, ठीक है ना। और इसको हमारा एक उपाधि दी जाती है विश्व विजेता की। सिकंदर को किसकी उपाधि दी जाती है? विश्व विजेता की। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जो जीता वही सिकंदर, ऐसे करके कहा जाता है। उस समय पर यूरोप के आसपास की कंट्रियों में जितनी भी कंट्रीज को ये जानता था, ऐसे कहते हैं ना कि भारत की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, उस समय पे जितनी कंट्रियों को यूनान में या यूनान के आसपास में सिकंदर को पता था, जांच थी, खोज हो चुकी थी, जितने भी देशों की, सारे देशों को सिकंदर ने अपना गुलाम बना लिया था, जीत लिया था। इसलिए उस समय पर पूरे विश्व में जितने भी देश थे उनका विजेता था। इसलिए इसको उपाधि मिली किसकी? विश्व विजेता की। लेकिन बताते हैं कि सिकंदर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला, पूरे विश्व का विजेता, जब मरा तो उसकी कब्र से उसके हाथ बाहर थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो संदेश देना चाहता था कि मैं पूरे विश्व का विजेता हूं और उसके बावजूद भी संसार से कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग भी थोड़ा चीजों को समझो कि संसार में जितने अच्छे कर्म करोगे उतने बढ़िया है। क्योंकि संसार से जब जाओगे ना तो कुछ नहीं लेके जाने वाले। लोग क्या है ना, लड़ाई झगड़े करते रहते धन दौलत के चक्कर में, कुछ साथ में जाना ही नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों को। आगे बात करें तो ये जो हमारे सिकंदर हैं, इनके गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु कौन? प्लेटो, और प्लेटो के भी गुरु कौन? सुकरात। ये तीनों के तीनों उस समय पर महान राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं उस समय के। गांधार की राजधानी जो कि तक्षशिला थी उस समय पर, तक्षशिला पता है ना, एक विश्वविद्यालय तक्षशिला, इसी तक्षशिला के अंदर चाणक्य पढ़ाया करते थे, आचार्य थे वहां के। तो इसी तक्षशिला को और गांधार को किसने जीत लिया? सिकंदर ने। फिर उसने पंजाब यानी कि भारत की ओर रुख किया और पंजाब पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस समय पे पंजाब के क्षेत्र में जो शासन कर रहा था वो कौन था? पोरस। और पोरस से इसका युद्ध होता है, लेकिन पोरस हार जाता है। लेकिन अंतिम समय तक पोरस घुटने नहीं से टेकता है। गर्दन कटवानी मंजूर है लेकिन गर्दन झुकानी मंजूर नहीं है। जब इतनी वीर योद्धा को, मतलब अपने समक्ष इतनी वीरता को कौन देखता है? सिकंदर। तो सिकंदर इसकी मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि कायल हो गया। तो एक तरीके से उसकी वीरता का वो कायल हो जाता है और फाइनली बाद में उसके साम्राज्य को क्या कर देता है? लौटा देता है और फिर वो यूनान वापस चला जाता है। लेकिन फाइनली 323 ईस्वी में बेबीलोन में ये बीमार पड़ जाता है और ये मर जाता है। और इसके बाद इसका सेनापति, जिसका नाम क्या था हमारा? सेल्यूकस निकेटर। ध्यान रखिएगा, सिकंदर का जो सेनापति था नाम था इसका सेल्यूकस निकेटर। अब ये भारत में आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्या करने के लिए? एक तरीके से आक्रमण करने के लिए। क्योंकि सिकंदर ने इस पर भी, मगध पे भी आक्रमण किया था, लेकिन मगध को वो हरा नहीं पाता है। आगे देखिएगा, इसकी पुत्री का नाम था किसकी? सेल्यूकस की जो पुत्री है उसका नाम है विश्व सुंदरी थी, नाम था इनका कार्नेलिया। और इसका विवाह फाइनली वो किससे करवा देगा? चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।